हेलो एवरीवन, इट्स मी जिज्ञासा शर्मा फ्रॉम नियॉन क्लासेस और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी नियॉन फैमिली में। जैसा आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में सीपीओ 2022 होकर के चुका है, जो 9, 10 और 11 तारीख के बीच में कराया गया था और इन 3 दिन में सीपीओ द्वारा 9 शिफ्ट कराई गई थी। उन 9 शिफ्ट में हमारे जीके से 450 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और उन सभी 9 शिफ्ट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जल्द ही उनकी सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पर अपलोड करा दी जाएगी, जहां से आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज #नियॉन क्लासेस, जहां पे हम आपको एसएससी की, रेलवे की और जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है उन सभी की बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं कि 9/11/2022 से 11/11/2022 की जो 9 शिफ्ट हुई उनका एक बार एग्जाम एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके से किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया। जो एसएससी है उनके द्वारा हमारे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो दिया गया है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सिलेबस आपको एसएससी सीपीओ के द्वारा दिया गया है प्री के लिए। उसी के बाद जब हम हमारी बात करते हैं तो हमने बेसिकली जनरल जीके को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो स्टैटिक जीके और सेकंड अवर करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके को हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में डिवाइड किया है और वहीं करंट अफेयर्स में आपके इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम इत्यादि जो भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, करंट सिचुएशन से रिलेटेड होगा, उन सभी को हमने करंट अफेयर्स में सम्मिलित किया है। जैसे यदि हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की यदि बात की जाए तो सभी 9 शिफ्ट के अंदर पॉलिटी का जो वेटेज रहा, टोटल क्वेश्चन पूछे गए वो आपसे 66 पूछे गए, यानी प्रत्येक शिफ्ट में आपसे 7 से 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहे थे। वहीं यदि बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो 38 क्वेश्चन टोटल आपसे पूरी केमिस्ट्री में से यानी 9 शिफ्ट में से पूछे गए और प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर से। इस तरीके से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स में देखिए इंटरनेशनल और इकोनॉमिक अफेयर्स से 9 शिफ्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, जबकि आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे फोकस करोगे तो 35 क्वेश्चन आपकी 9 शिफ्ट के अंदर आपसे पूछे गए थे, यानी प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि प्रत्येक शिफ्ट में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए और साथ ही में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 शिफ्ट के अंदर कितने रहे। ये पूरी पीडीएफ है हमारी जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10/11/2022 की शिफ्ट नंबर 1, जिसमें जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे और उसी के साथ उनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमने जनरल साइंस को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिजीज और हमारा एनवायरनमेंट। जब हम 10/11/2022 की शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो वहां से फिजिक्स के अंदर हमारे पास 1 क्वेश्चन रहा था, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन रहे थे, बायोलॉजी से हमारे पास 3 क्वेश्चन रहे, एनवायरनमेंट और डिजीज से भी हमको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिला। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहे जो हमारी शिफ्ट 1 के अंदर 10/11/2022 को जनरल साइंस से आपसे पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो चारों ऑप्शंस हमको याद होने चाहिए, उसी के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो पहले इनको याद करेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आपको एक टेबल दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, जहां वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार ऊपर के हेडिंग के तौर पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। उसमें पहली चीज बोल रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति आपकी अनंत पर हो तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है और वहीं बहुत छोटी होती है। कैसी? छोटे बिंदु के आकार की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि वस्तु की स्थिति आपकी सी से परे होती है तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के बीच में होती है और वहीं ये भी हमको बहुत छोटी मिलती है। कैसी? छोटी मिलती है। ये 2 ऑप्शंस यदि आपको याद हो गए ना तो इन 2 से ही आपको आगे वाले भी याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए जब हम वस्तु की स्थिति के स्थान पर, वस्तु की स्थिति पर
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। यानी अब हमारे वस्तु की स्थिति एफ और सी के बीच में हो गई है, और वहीं जो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ होगी, सी से परे होगी। और जस्ट फर्स्ट वाले का अपोजिट आपको फोर्थ में याद रखना है कि यदि आपके वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, यानी कि इन्फिनिटी पर होगी। और वहां यदि छोटी इमेज बन रही थी तो यहाँ कैसी बनेगी, बड़ा और बड़ा बनेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शंस को। ये आपको दिख रहा है, दैट इज यदि हम F पर रखते हैं हमारी वस्तु की स्थिति को तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और कैसा, हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। सेकंड और थर्ड को हम अपोजिट फॉर्म में चेक करेंगे। जैसे यदि बिटवीन सी एंड एफ है, जी हाँ बिटवीन सी एंड एफ है। बियॉन्ड सी है, जी यहाँ भी बियॉन्ड सी है। बचा क्या, यदि यहाँ एनलार्ज्ड है तो यहाँ डायमेनाइज्ड यानी कि छोटा है, जी बिल्कुल है। तो हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और हमारा सी भी करेक्ट है। वहीं यदि जब हम फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो वापस इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चेक कीजिए, किसका ये अपोजिट है, फर्स्ट वाले का ही तो अपोजिट है। यहाँ यदि इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी, जी हमको दिख रहा है। यदि यहाँ एट एफ है तो यहाँ देखिए एफ की जगह कौन आ गया, सी आ गया। एफ की जगह कौन, सी आ गया। दैट्स वाई ये जो ऑप्शन होता है वो हमारे लिए गलत होता है कि ये हमारा युग्म सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास डी हो जाता है कि जो निम्न आपको पेयर दे रखे हैं वो डी में हमको देखने को नहीं मिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होती हैं जो ना तो हमारी अम्ल से रिएक्ट करती हैं और ना ही हमारी क्षार से रिएक्ट करती हैं, यानी इनकी जो प्रकृति होती है वो ना ही अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उन चार में से जब N2O, NO और CO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो ये तीनों ही हमारी उदासीन ऑक्साइड होती हैं। और वहीं जो ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो हमारे पास क्षारीय होती है यानी कि बेसिक होती है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है वो होगी हमारी बी दैट इज सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या 31 है। लेकिन सबसे पहले हम ये 31 तो हम जब बता पाएंगे जब हमको परमाणु संख्या पता हो। देखो परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु के अंदर धनात्मक आवेशों की संख्या, यानी एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। वो पॉजिटिव चार्ज को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और जितने हमारे परमाणु के अंदर या हमारे एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारी जो परमाणु संख्या है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी बराबर होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होती है। या एक और लाइन और याद कर सकते हैं कि धनात्मक आवेश के भी बराबर होती है। प्रदर्शित किससे किया जाता है, Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपको सॉल्यूशन के रूप में ये PDF मिलेगा तो वहाँ पे ये पूरा इमेज आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हुए हैं। अब यदि हम बात करते हैं 31 की तो देखो परमाणु संख्या तो हमको समझ आ गया, लेकिन इसके साथ एक चीज और याद रखना, जब हम 18 समूह की बात करते हैं हमारी आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स की बात करते हैं, तो इन 18 समूह में आने वाले तत्वों के नाम तो याद होने ही चाहिए और उन तत्वों के साथ यदि उनकी परमाणु संख्या भी आप याद कर लो तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। और जब हम 31 की बात करते हैं तो 31 पर हमारे पास आता है गैलियम। कौन आता है आवर्त सारणी के अंदर, गैलियम आता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, गैलियम हो जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह युग्म प्रकार का पोषक तत्व सही है। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें हमारी बॉडी के अंदर एक सही मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया इत्यादि जो हो गए। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एक कम मात्रा में भी चल जाते हैं, जिनकी हमको ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हमारे पास आयरन हो गया, इसके अलावा जिंक हो गया, साथ ही हमारे पास आयोडीन हो गया इत्यादि जो होते हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना दैट इज मैक्रो में पूछा
रखा गया है आपके आयरन को और माइक्रो में रखा गया आपके कैल्शियम को, तो ये आपके एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ है। यानी हमारे मैक्रो के अंदर कैल्शियम को रखा जाता है और वहीं माइक्रो के अंदर हमारे आयरन को रखा जाता है। तो ना तो हमारा पहला करेक्ट है और ना ही हमारा सेकंड करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो सी हो जाता है, दैट इज नाइदर वन एंड नॉर सेकंड। ना तो पहला सही है और ना ही हमारा दूसरा सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिवरवॉर्ट सामान्यतः नम छायादार स्थल जैसे कि नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टी, पेड़ों की छाल और घने जंगलों में उगते हैं। इनका पादप शरीर थैलॉइड होता है जैसे मर्चेंटिया। थैलस पृष्ठीय होता है और सबस्ट्रेट से निकटता से जुड़ा हुआ होता है। पत्तेदार भागों में तनों जैसी संरचनाओं में दो पंक्तियों में पत्ती जैसे उपांग, छोटे उपांग होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा वर्ग को व्यक्त करता है? देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम समझेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायोफाइटा को प्लांट जगत में या प्लांट किंगडम में रखा जाता है और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम याद करेंगे। दैट इज, जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो तने और पत्तों में विभाजित रहते हैं। इनके अंदर जड़ें नहीं पाई जाती है, जड़ों के स्थान पर बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम राइजोइड कहते हैं, जो जड़ों की तरह काम करती हैं। ये बीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी बीज का कोई उत्पादन नहीं करते हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, दैट इज स्फेगनम हो गया या लिवरवॉर्ट्स हो गया इत्यादि, या फिर हमारे मॉस हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम ब्रायोफाइट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसमें से जो ऑप्शन ए और बी है ये एक्चुअली में आपके ब्रायोफाइट ना होकर के पैट्रिडोफाइट्स है, पैट्रिडोफाइट है। तो अब बचे कितने? हमारे पास 2 ब्रायोफाइट बचे, और इन 2 ब्रायोफाइट में ये जो पूरी आपको प्रॉपर्टीज दी गई है, गुण दिए गए हैं, ये हमारे लिवरवॉर्ट्स के दिखाए गए हैं। दैट इज, हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो लिवरवॉर्ट्स हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, इस तरीके से कुछ हमारा लिवरवॉर्ट्स दिखाई देता है। इसी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा न्यू बैच, दैट इज एवेंजर 2.0, जहां हम आपको कंप्लीट कोर्स करा देते हैं प्री एंड मेंस के लिए। हमारा जो कंटेंट है वो फुली अपडेटेड रहता है लेटेस्ट पैटर्न के साथ। इसी के साथ जितने भी आपके एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी भी आपको हमारे कंटेंट में लिखे हुए मिल जाते हैं। यदि आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और फटाफट हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्मजीव युग्म सही है? देखिए, यहाँ जो आपको 2 रोग दे रखे हैं ये पादपों के रोग है, और ये जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहे हैं वो आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि सिट्रस कैंकर वायरस की वजह से ही होता है और रस्ट ऑफ व्हीट फंगी की वजह से होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम पहले की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन जो ये है ना, सिट्रस कैंकर, ये एक्चुअली वायरस की वजह से नहीं, ये जीवाणु की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वहीं जब बात करें रस्ट ऑफ व्हीट की, तो जी हाँ बिल्कुल, ये फंगी की वजह से ही होता है, कवक की वजह से ही होता है। सिट्रस कैंकर जो रोग है वो जितने भी सिट्रस ट्रीज और सिट्रस प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर देखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए नींबू दिख रहा है, नींबू पे ये जो रोग है ये हमारा सिट्रस कैंकर है। और वहीं जब हम बात करते हैं इस गेहूं की, तो गेहूं पे ये जो आपको रोग देखने को मिल रहा है ये हमारा रस्ट ऑफ व्हीट हो जाता है। रस्ट ऑफ व्हीट हमारे बाजरे में, गेहूं इत्यादि फसलों में हमको देखने को मिलता है। तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो तो रॉन्ग हो जाता है और सेकंड वाला जो ऑप्शन रहता है वो करेक्ट हो जाता है, जिसको हम देख सकते हैं दैट इज ओनली सेकंड इज राइट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी पर्याप्त डैश ना होने के कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अक्सर कमजोरी, रक्त फलफता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा से रक्तस्राव होता है। देखो, स्कर्वी की बात की जाए तो माइंड में सेट कर लेना कि ये विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी की। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल की जब हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इन सभी में विटामिन सी हमको देखने को मिलता है। ये आप यहाँ भी देख सकते हो इमेज में, ये जितने भी आपको फ्रूट्स दिखाए गए हैं इन सभी फ्रूट्स में हमको विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा बाकी जो साइनोकोब्लामिन, नियासिन और आपको ये थाइमिन दे रखा है, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे विटामिन बी के प्रारूप है। विटामिन बी के जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो इन तीनों की हम स्टडी करते हैं। यह हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ वो ये एस्कॉर्बिक एसिड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत में वन्य जीवों के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि जंगल की आग की घटना, यदि जंगल में मान लीजिए आग लग जाए
या सेकंड कृषि और मानव की बस्ती। थर्ड आपको दे रखा है कि घरेलू मवेशियों के लिए चारागृह, या फिर फोर्थ आपको दे रखा है औद्योगिक और तकनीकी प्रगति। देखो वैसे तो जो हम वन्य जीवों की बात करते हैं तो चारों ऑप्शन ही हमारे वन्य जीवों के लिए सही है कि वन्य जीवों का जो पतन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो कम होता जा रहा है, उसके लिए 4 रीजंस ही करेक्ट है। लेकिन यहाँ आपको एक वर्ड स्पेसिफाई कर दिया गया है भारत, दैट इज आप जानते हो क्या, इंडिया, है ना। तो इंडिया में या भारत की जब बात की जाए तो उसके लिए इन सब में से हमको एक बेस्ट आंसर चुनना है, और वो बेस्ट आंसर हमारे पास ए होगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आग लगने का कोई सीन होता नहीं है और ना ही हम आग जल्दी से फैल पाती है। तो इस तरीके से जो हमारा बेस्ट आंसर हम चूज करेंगे वो ए करेंगे, और हमारा राइट आंसर भी ए होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10/11/2022 की शिफ्ट नंबर 2, उसमें जितने भी हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए उन सभी को सॉल्व करेंगे, और इनका जो सॉल्यूशन रहेगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उससे पहले एग्जाम का एनालाइज देखेंगे। हमने बेसिकली जनरल साइंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिजीज और हमारा एनवायरमेंट। वहीं जब शिफ्ट 2 जो 10/11/2022 को ही है, उसमें फिजिक्स का आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आपका 1 क्वेश्चन, डिजीज से भी आपके 1 क्वेश्चन और एनवायरमेंट से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 13 हो जाते हैं, जो शिफ्ट 2 के अंदर 10/11/2022 में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका नियम बताता है विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सबसे पहले समझिए कि ये संधि क्या होता है, यानी जंक्शन क्या होता है। जंक्शन एक ऐसा बिंदु हो गया जहां पे बहुत सारे चालक आपस में आकर के मिले हुए हैं, उसको हमने संधि कहा। अब देखो कुछ धाराएं इसमें आ भी रही हैं और कुछ धाराएं संधि से जा भी रही हैं, तो आने वाली धाराओं को हम एक साथ लिखेंगे और जाने वाली धाराओं को हम एक साथ लिखेंगे। तो लिखते हैं, आने वाली धाराओं में हमारे पास I1 आ जाता है, I6 आ जाता है और उसी के साथ I2 आ जाता है। वहीं जाने वाली धाराओं को आप देखोगे तो आपके पास I4 आ जाता है, I3 आ जाता है और I5 आ जाता है। तो ये नियम आपसे कहता है कि जितनी भी आने वाली धारा है वो बराबर होने चाहिए जाने वाली धाराओं के योग के। अब यही तो पूछा है कि ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नियम दिया गया था किरचॉफ के द्वारा। किनके द्वारा? किरचॉफ के द्वारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, जिसमें आपको किरचॉफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और हवा निकालने वाले गुब्बारों द्वारा प्रणोद की व्याख्या करता है। देखो जब हम बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, तो समझिए उस चीज को कि यदि आज हमने किसी को एक थप्पड़ मारा तो सामने वाला आकर के हमें भी एक घूसा मारेगा ही मारेगा। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। सेम वही चीज हमारे रॉकेट में अप्लाई होती है। किस तरीके से समझिए, रॉकेट को चलाने के लिए हमको फ्यूल या ईंधन चाहिए। वो ईंधन हमें द्रव्य नहीं गैसीय अवस्था में मिलता है ना। वो गैसें जो होती हैं वो बहुत ही गर्म होती हैं और गर्म होने के साथ साथ अत्यधिक संपीड़ित होती हैं, यानी कि कंप्रेस्ड होती हैं। वो नोजल के ऊपर एक दाब लगाती हैं, जिसकी वजह से नोजल अपनी स्थिति से नीचे चला जाता है। नीचे जाने की वजह से वो गैसें तो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, और ये तो उनका हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उनका एक्शन, क्रिया हो गई। और इस क्रिया की वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाता है, जो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया हमें न्यूटन के तीसरे नियम में देखने को मिलती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ से, दैट इज ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम न्यूटन की गति का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है। परमाणु संख्या का मतलब होता है कि आपके किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या। धनात्मक आवेशों से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की भी बात कर सकते हैं, और किसी भी परमाणु में जितने भी हमारे प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर होती है तथा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे इनको सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में सेट कर लेना कि आपको 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के याद होने चाहिए, उनके साथ इनके तत्व याद होने चाहिए कि कौन सा तत्व कौन से समूह में आता है, और उसके साथ इनकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। और यदि हम बात करते हैं 87 की, तो हमारी आवर्त सारणी के अंदर 87 पे आता है फ्रांसिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या का मतलब होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए।
और वहीं जब हम बात करते हैं हमारे द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है हमारे न्यूट्रॉन प्लस हमारे प्रोटॉन्स की संख्या। तो जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है वो तो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, लेकिन हमारी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। उनको हम आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। जो हमारी परमाणु संख्या होती है उसको सदैव तत्व के ऊपर लिखा जाता है। ये देखिए, सॉरी, परमाणु संख्या को नहीं, द्रव्यमान संख्या को। द्रव्यमान संख्या को सदैव तत्व के ऊपर लिखा जाता है और परमाणु संख्या को सदैव तत्व में नीचे लिखा जाता है। इस तरीके से जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटॉप्स हमको याद करने होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और थर्ड हो जाता है ट्रिटियम। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। और इन ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको थर्ड वाला जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम, देखने को मिल जाता है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बात की गई है चारों ऑप्शन में परमाणु त्रिज्या की, यानी एटॉमिक रेडियस की। परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि हमारे परमाणु के अंदर उसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जब हम बात करते हैं इस परमाणु त्रिज्या की आवर्त में, तो आवर्त में ये परमाणु त्रिज्या का मान हमारे पास घटता है, और वहीं जब बात करते हैं समूह की, तो समूह में इस परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। और ये जो ऑप्शन है ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास बी हो जाता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। इसके साथ आप हमारा नियॉन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दैट इज @नियॉन क्लासेस। हम आपको ट्विटर पर भी अवेलेबल है। जी हाँ बिल्कुल, हम ट्विटर पर भी अवेलेबल है, दैट इज @मनीषा मैडम 007 और @राजा सर 007 के नेम से। यहाँ से आपको जितने भी PYQs रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है जो आपके काम आ सकता है, वो सभी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं और आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देती हैं, क्योंकि आप जानते हैं PYQ तो हर बच्चा ही करता है, और सारे PYQ जैसे अभी हाल ही में SSC CPO हुआ है, तो CPO के अंदर जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब सब्जेक्ट के PYQ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिए। तो आप उनको डाउनलोड कीजिए और वहां से देखिए, और उनके आंसर्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। देखो यहाँ एक घोल की बात की गई है। जब हम घोल लेते हैं एक्वा रीजिया का, जिसको द किंग्स वाटर और रॉयल्स वाटर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारे HCl और HNO3 का एक घोल होता है, जहाँ पे हमारे पास HNO3 तो 1 अनुपात में और वहीं HCl 3 अनुपात में रहता है। इस घोल का उपयोग ज्वेलर्स के द्वारा किया जाता है हमारी गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्वा रीजिया बी पे है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी, दैट इज एक्वा रीजिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाम सूत्र युग्म सही है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड की बात की गई है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का एसिड है जो हमारे पेट के अंदर भी मिल जाता है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं तो उन खाने की चीजों में बहुत सारे बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं। तो उन जीवाणुओं को खत्म करने के लिए ही हमारे पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। वही बात की जाती है यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हमारे सल्फर बनाने के या फिर हमारे कीटनाशक बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया जाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो आपके पास H2S होता है, ना कि HS2 होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो आपका सूत्र होता है वो HCl होता है। तो दोनों के ही सूत्र आपको यहाँ पे गलत मिलते हैं, यानी दोनों ही युग्म आपको सही नहीं मिल रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होता है करेक्ट वो हो जाता है बी, दैट इज नाइदर वन एंड नॉर बी। इनका जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दैट इज HCl और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है H2S। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य केवल दोहरे और दोहरे बंद पाए जाते हैं, डबल या डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारे पास डाइन्स। क्या कह दिया हमने? डाइन्स कह दिया। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये जितने भी इमेजेस हैं ये आपको सॉल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड
करा दी जाएंगी, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि क्या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या दोनों सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है आपके पास कि हवा की अधिकता में दहन करने पर लिथियम मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाता है। तो जी हाँ, ये आपको याद रखना है कि जब भी लिथियम हवा की अधिकता में दहन करता है तो वो उस टाइम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ना कि हमारे पेरोक्साइड का निर्माण करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है। और वहीं सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है कि क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय, रंगहीन, क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मेटल की यानी धातु की, तो धातु हमारे पास सॉलिड और लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लेकिन लिक्विड में हमारे पास केवल मरकरी पाया जाता है। इसके अलावा सारी धातुएं हमारे पास सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो तो होता है गलत, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट हुआ वो तो इनकरेक्ट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट था वो हमारे पास करेक्ट होता है। अब इनमें आप देख लीजिए, जो ऑप्शन सी है जिसमें ओनली फर्स्ट है वो हमारे पास करेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है। देखो, 5 साल की उम्र में हो रहा है और कुपोषण का कुपोषण है एक प्रकार का, तो ये जो होगा ना वो सदैव प्रोटीन की कमी से होगा। तो एक ऐसा रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है, 5 साल की उम्र के लगभग होता है और एक कुपोषण का रूप है। तो इस टाइप का जो रोग होता है उसको हम क्वाशियोरकर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होता है हमारे पास क्वाशियोरकर होता है। ये जो बीमारी होती है इसमें कुछ इस तरीके से बच्चों का पेट जो है वो निकल जाता है, जिससे हम देख सकते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वहाँ देखना जब उनको प्रोटीन की कमी होती है, उनको एक अच्छी डाइट नहीं मिलती है, तो उनके बच्चों को देखना कुछ इस तरीके से उनके पेट निकले होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है वो हमारी क्वाशियोरकर होती है और प्रोटीन की कमी से ये बीमारी हमको देखने को मिलती है, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए, आगे चलने से पहले फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि दैट इज हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर @नियॉन क्लासेस के नाम से। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में एसएससी की, बैंक की, रेलवे की इत्यादि की फ्री ई बुक्स मिल जाती है। यदि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, जहाँ से आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने को आपको मिल जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी आपके पास, जिनको आप इजीली पढ़ सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और फटाफट हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ में हमको 5 स्टार रेटिंग भी दीजिएगा। वो आप देंगे ही, क्योंकि आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा, तो ऑब्वियस है कि हमको 5 स्टार मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लैड क्रोमेट जो विशाल और कैंसरकारी होता है डैश पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, एडल्ट्रेशन का मतलब, ये जो एडल्ट्रेशन है इसका मतलब या फिर हमारे मिलावट का अर्थ होता है कि कोई शुद्ध चीज है, उस शुद्ध चीज में हमने किसी इम्प्योर चीज को या अशुद्ध चीज को मिला दिया है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पर आपको हल्दी लग रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली में हल्दी नहीं है, ये लैड क्रोमेट पदार्थ है। जी हाँ, ये लैड क्रोमेट पदार्थ है। जब हमको हल्दी के अंदर अशुद्धता करनी होती है, यानी प्योर हल्दी ना दे करके उसके अंदर कुछ मिलावट करनी होती है, तो उस हल्दी की मिलावट के लिए जिस पदार्थ का हम यूज करते हैं उसको हम लैड क्रोमेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है वो हो जाता है टर्मरिक। तो टर्मरिक में मिलावट के लिए हम इस लैड क्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही विषैला होता है और उसके साथ साथ कैंसरकारी भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये किस टाइप के फॉरेस्ट की बात की गई है। वो फॉरेस्ट जो बहुत ही घने होते हैं। जब हम बात करते हैं ना इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो वो जंगल जो बहुत ही घने होते हैं, जब सूरज निकलता है ना तो सूरज की जो किरणें हैं वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये इतने अधिक गहरे होते हैं। तो इस टाइप के फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। और जब आप इनकी विशेषताएं पढ़ोगे तो एक विशेषता ये होती है, दैट इज जो ऑप्शन सी पे लिखी हुई है, कि इन वनों में लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जी नहीं, ये एक्चुअली 100 नहीं होती है, ये टर्मिनोलॉजी आपके 200 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये 4 आपको प्रॉपर्टीज हैं जो याद करके रखनी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, और साथ साथ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है वो भी हमने देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी इकोसिस्टम की, परितंत्र की, तो परितंत्र में कुछ विभिन्न प्रजातियां रहती है। उन प्रजातियों का एक विभिन्न स्तर पर इस तरीके से
बढ़ना। तो इस विभिन्न स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम होता है वो आपके पास हो जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज स्तर विन्यास हो जाता है। इस तरीके से हमारी 10/11/2022 की शिफ्ट सेकंड कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10/11/2022 की शिफ्ट नंबर 3 में। आज जनरल साइंस के क्वेश्चंस को, इनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहां से आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए उससे पहले एग्जाम का एनालाइज देख लेते हैं। हमने जनरल साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिजीज और एनवायरमेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है। 10/11/2022 की शिफ्ट 3 के अंदर फिजिक्स से आपके पास 1 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से आपके पास 4 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से आपके पास 5 क्वेश्चन रहे, डिजीज से 0 क्वेश्चन और एनवायरमेंट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपकी 10/11/2022 की शिफ्ट 3 के अंदर है वो हो जाते हैं 11। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को सॉल्व करना। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बेसिकली आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के फंक्शंस दे रखे हैं, है ना, यानी कुछ यंत्र दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। तो बस यंत्रों को कार्य से मिला देना है। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑप्शन से देख लेंगे। जैसे यदि वोल्ट मीटर की बात की जाए तो वोल्ट मीटर का कार्य होता है वोल्टेज को मापना। वहीं अमीटर की बात की जाए तो जो हमारी विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा की परिमाप को मापने के लिए हम इस अमीटर का यूज करते हैं। थर्ड होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा के परिमाप और परिमाप के साथ साथ दिशा मापने में भी किया जाता है। फोर्थ आपके पास होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर का उपयोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। जब आप इनको मैच करोगे तो जो ऑप्शन बी है आपके पास, दैट इज फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है और राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, स्लैग्ड लाइम। जैसे ही आप क्विक लाइम के अंदर, जैसे ही हम क्विक लाइम के अंदर पानी डाल देते हैं ना, तो पानी को क्विक लाइम के अंदर ऐड करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग लाइम हमको मिल जाता है। इसको हम खा सकते हैं। इसका जो पीएच होता है वो 12.4 होता है और इसका जो सूत्र होता है वो हमारे पास CaOH2 हो जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक वाइट कलर का सा पाउडर होता है जिसका इमेज भी आपको दिख रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाय समूह में है। बाय समूह यानी जहां से हमारी आवर्त सारणी शुरू हो रही है, और आवर्त सारणी जिस समूह से शुरू होती है उसको हम क्षारीय धातु यानी कि हमारे एल्काइल मेटल कहते हैं। एल्काइल मेटल के कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, इसके अलावा फ्रांसियम हो गया। और इनको याद कैसे रखना है आपको? हेलिना की रब से फरियाद से याद रखना है। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। देखिए जो है होता है ना, उस है से आपके पास हाइड्रोजन हो जाता है, ली से आपके पास लिथियम हो जाता है, वहीं जो आपका का है इससे आपके पास पोटेशियम आ जाएगा, रा से आपके पास रुबिडियम आ जाएगा, से आपके पास सीजियम आ जाएगा और एफआर से फरियाद से आपके पास फ्रांसियम आ जाता है। इस तरीके से पूरे तत्वों को याद करके रखोगे और इनकी जो वैलेंसी होती है, इनकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, क्योंकि इनके सबसे बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यदि आपसे एल्काइल मेटल की संयोजकता पूछी जाए तो वो आपके पास 1 होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। देखो कोई भी जो एलिमेंट होता है यानी कि हमारे पास तत्व होता है वो हमारे अणु से मिलकर के बना होता है, और अणु किससे? हमारे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इन परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है उसी चीज को हम परमाणुकता के नाम से या एटॉमिसिटी के नाम से जानते हैं। जब एक हमारे पास परमाणु होता है तो उसको हम मोनो एटॉमिक कह देते हैं, जब हमारे पास 2 परमाणु होते हैं तो उसको हम डाई एटॉमिक कह देते हैं, वहीं जब हमारे पास 4 परमाणु होते हैं तो उसको हम टेट्रा एटॉमिक कह देते हैं, और जब 5 हमारे पास परमाणु होते हैं तो उसको हम पॉली एटॉमिक कह देते हैं। और यदि आपसे पूछा गया है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में जो संयोजकता देखी जाती है परमाणु की वो टेट्रा एटॉमिक देखी जाती है, यानी कि चतुष्क परमाणु देखी जाती है। वो आप इस इमेज से भी देख सकते हो, दैट इज 1 2 3 एंड 4 हमारे पास देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र को भी आप याद रखोगे और इसका जो उपयोग होता है इसको केमिकल लीवनर्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। केमिकल लीवनर्स वो होते हैं जो जल्दी से आपका खाना बनाने के या उनको क्विक सेकने के काम आते हैं। इसके अलावा उनको लाइटन करने के, एरिएट करने के आपकी थिंग्स को या गुड्स को हम इन
केमिकल लीवनर्स का यूज़ करते हैं और केमिकल लीवनर्स के रूप में हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का, वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हमारा NaHCO3 हो जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ आप हमें हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड हमारे यूट्यूब पर आप हमको फॉलो कर सकते हो @neon classes के नाम से। यहाँ पे जितना भी आपको कंटेंट चाहिए होता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे आपके PYQ हो गए या फ्री में ई-बुक्स हो गई, वो सभी आपको मिल जाती हैं, वो भी एकदम फ्री। आप केवल उनको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उनसे आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम आपको ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं हम आपके लिए @Manisha Madam 007 और @Raja Sir 007 के नेम्स। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग ईयर जैसी मोटाई वाली एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणु विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संशोधित करने और उसकी पैकेजिंग में सहायक होती है। देखो जब इस ऑप्शन की बात की जाएगी ना, तो यहाँ आपको ये जो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार इनको हम समझेंगे कि इनका कार्य क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। जैसे बात की जाए लाइसोसोम्स की, तो कोशिका की माँ लाइसोसोम्स को कहा जाता है ना। जितनी भी पाचन क्रियाएं की जाती हैं, है ना, वो अपशिष्ट पदार्थों को जो पचाया जाता है वो इस लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास कहीं भी प्रोटीन से रिलेटेड चीजें आए, है ना, या फिर हमारे लाइसोसोम की जो थैली फट जाती है, तो नई थैली का जो निर्माण किया जाता है वो इस गोल्गी एपरेटस के द्वारा किया जाता है या गोल्जी गाय के द्वारा किया जाता है। थर्ड आता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो हमारे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, खाना बनाने का जो कार्य किया जाता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, वो भी ATP की फॉर्म में, दैट इज एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट की फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ आपको जो फोकस करना है वो इस प्रोटीन और लिपिड पर करना है। तो प्रोटीन या लिपिड के लिए जो हमारे पास यूज होता है वो होता है गोल्जी का, यानी कि हमारा गोल्गी एपरेटस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में टाइफा बुलस्ट्रेस, सेजिटेरिया, हाइड्रा, रूपिया, चारा इत्यादि शामिल हैं जो परिधि से गहरे क्षेत्रों तथा संकेंद्रित परतों में होते हैं। देखो जब इनकी हम बात करते हैं ना, तो अपने पहले ये 4 ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेक्ट आंसर पे जाएंगे। जब बात की जाती है प्रोड्यूसर्स की, तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वयं पोषी होते हैं, उन सभी को इस प्रोड्यूसर में रखा जाता है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम हर्बीवोरस को रखते हैं, जो खाने के लिए सिर्फ हरी चीजें खाते हैं, जैसे घास हो गई उसको खा लिया या पेड़ पौधों को खा लिया, तो हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं। और कार्निवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, यानी कि जो खाने के लिए दूसरों पर तो निर्भर कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ मीट मांस आदि भी खा लेते हैं। तो यहाँ ये जो सारे आपको नाम दे रखे हैं ना, तो ये आप पिक से भी देख सकते हो वरना नाम से भी समझ सकते हो, ये सारे हमको पौधों से रिलेटेड दे रखे हैं, यानी कि पौधों या घासों से रिलेटेड दे रखे हैं, है ना। ये जैसा हमको इमेज में दिख रहा है, तो हमने घासों की बात की, पौधों की बात की, घासों को भी चलो हटा दो, पौधों की बात की। तो पौधों जितने भी होते हैं मोस्टली पौधे ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वयं पोषी होते हैं, और सारे स्वयं पोषियों को हम किसमें, इस प्रोड्यूसर में या फिर निर्माता में रखते हैं। नेक्स्ट पे आइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लवक और उसमें संग्रहित के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए जब लवक की बात की जाती है तो लवक जो टर्म है ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई थी। इसके साथ इस लवक का कार्य होता है स्टोरेज ऑफ फूड का, यानी खाने को संग्रहित करने का कार्य इस लवक का होता है। ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। लवक जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हमारे पास एम्लियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट आता है। ये जो एम्लियोप्लास्ट है इसका कार्य स्टार्च को स्टोर करने का होता है, और वहीं इस एल्यूरोप्लास्ट का कार्य हमारे पास प्रोटीन को स्टोर करने का होता है। इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट हमको गलत दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है दैट इज नाइदर वन नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारे लिए सही होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव प्रकार का युग्म सही है। देखो बात की जाए पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम को फंगी
कवक में रखा गया और पेनिसिलियम को प्रोटोजोआ में रखा गया। तो यहाँ भी आपको जो दोनों चीज़ दी गई है वो क्रॉस में दी गई है, यानी पेरिमीशियम हमारा प्रोटोजोआ होता है और फंगी हमारा पेनिसिलियम होता है। पेनिसिलियम का उपयोग हम बहुत तरीके के बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को मारने के लिए या इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस पेनिसिलियम का हम यूज़ करते हैं, और ये पेनिसिलियम हमारे कवक का एक रूप होता है। और वहीं जब प्रोटोजोआ की बात आप करते हो तो जैसे मलेरिया हो गया या इत्यादि जो बीमारियां हो गई वो इन प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है, और ये प्रोटोजोआ हमारे पैरामीशियम का उदाहरण होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। दैट इज ना तो फर्स्ट और ना ही हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिससे या तो इंट्रासेल्युलर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या सेल के बाहर स्रवित किया जाता है। देखो ये जो इंट्रासेल्युलर पैकेजिंग की जाती है ना, ये भी हमारे गोल्जी काय के द्वारा ही की जाती है। गोल्जी काय हमारे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी सेल के अंदर, जैसे हमारी प्रोटीन हो गया, लाइसोसोम की थैली फट जाने पर नई थैली बनाना हो गया। इसके अलावा हमारे इंट्रासेल्युलर लक्ष्य तक पहुंचाने का ये जो पैकेजिंग का कार्य हुआ वो भी हमारा ये गोल्जी काय ही करता है। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास गोल्जी काय हो जाता है, गोल्गी एपरेटस हो जाता है। ये आपको इमेज में दिख भी रहा है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे जाने से पहले सेम वही आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ आप हमें हमारे टेलीग्राम पे @neonbooks के नाम से फॉलो कर सकते हो, जहां आपको सभी क्विज, PYQ, क्लास नोट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और यूट्यूब की क्लास PDFs मिल जाती हैं। वहां जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और यदि आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ को डाउनलोड करो और वहाँ से पढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम करें और उनकी तैयारी करें, और हमारा ऐप इस चीज़ में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो फटाफट आइए और टेलीग्राम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐप नहीं, सॉरी मैंने ऐप बोल दिया, वो ऐप नहीं, टेलीग्राम का चैनल था। चलिए आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं होता है। देखो कैल्शियम के कार्य को हम यहाँ से नहीं, इस इमेज से याद करेंगे। कैल्शियम का कार्य हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने का होता है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है। दूसरा जो हमारा कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी, मतलब हमारे दिमाग से लेकर हमारी बॉडी तक जो मैसेज पहुंचाने का काम होता है वो भी इस कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। थर्ड आपके पास होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियों के संकुचन में भी कैल्शियम का यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में भी कैल्शियम का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम बात करें ब्लड क्लोटिंग की, यानी खून का थक्का बनाने की, तो यहाँ भी हमारे पास कैल्शियम तत्व उपयोग होता है। और नेक्स्ट होता है हेल्प आवर बॉडी रिलीज हार्मोन, तो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए भी कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। और जब आप इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो जो बी ऑप्शन आपको दिखता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हमारे पाचन तंत्र में कैल्शियम का किसी भी तरह का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होता है वो बी हो जाता है, दैट इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारे कैल्शियम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कैल्शियम हमारे पाचन तंत्र में मदद नहीं करता। इसके साथ हमारी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।